गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा ढंग से चल रही होगी। स्क्रीन पर एक बात लिखा हुआ है जो आपको दिल को छूने वाला है। वह बात है डू बिफोर डाई, जिसका अर्थ होता है मरने से पहले कुछ करें। इस बात से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रंजीत सर क्या कहना चाह रहे हैं। यही मैं कहूँगा कि हमारे जाने के बाद दुनिया वाले हमें याद करें, तो हम लोग ऐसा काम करेंगे जिस काम से दुनिया वाले हमें याद करते रहें। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैं प्रश्न आपके बीच लेकर आया हूँ वह प्रश्न बहुत अपने आप में मायने रखता है। और जो मैं बात आपके सामने लिखा हुआ था डू बिफोर डाई, ये क्यों लिखा था ये बात आप जानते हैं? क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, और इतिहास पढ़ाने वाला हूँ इसका मतलब कोई ना कोई इतिहास बनाकर चला गया है जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो हम लोग को भी अपना एक इतिहास बनाना है, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारे बारे में कोई ना कोई पढ़े। ठीक ना? तो क्लास 10th का इतिहास में चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो मैं प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूँ, पिछले कई सालों से लगातार मैट्रिक बोर्ड में ये प्रश्न पूछते आ रहा है। ठीक ना? तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो जाए। अगर कोई प्रश्न मिस हो जाता है तो हो सकता है कि वही प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड में आ जाए और आप कहिएगा क्या ये तो क्वेश्चन रंजीत सर बताए हुए थे, हम मिस्टेक कर गए। ठीक ना? इसलिए अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। ठीक ना? और आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बताइए जल्दी से कमेंट में। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा पहला का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यूरोप। एक सवाल आपसे भी है, आप किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक ना? जरूर बताइएगा हमें, मतलब आप किस महादेश में रहते हैं आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक ना? आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से जाना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपके सामने। ठीक ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है? बताइए जल्दी से। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? देखिए कितना अच्छा बात बोले हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? जैसे आप अपने घर में देखिएगा, अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आपका तबीयत खराब होता है, लेकिन तकलीफ में कौन जाता है? बताइए, माँ जाती है ना। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांस जब छींकता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है, क्रांति होती है, तो बाकी सब देश यूरोप के जितने सारे देश हैं, ठीक ना, सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इस 4 का करेक्ट आंसर कौन सा हो सकेगा? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेटरनिक। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 1804 ईस्वी में। याद रखिएगा 5 का सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो छठा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बुर्बू वंश। याद रखिएगा छठा का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था?
तो 7वां का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, निरंकुश शासन। याद रखिएगा, निरंकुश शासन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वियना सम्मेलन, पोस्ट में लिखा है कांग्रेस, मतलब वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन, पोस्ट में वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए। 8वां में 4 ऑप्शन दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेटरनिक। मेटरनिक कौन? मेटरनिक जो अभी जस्ट बताए हैं कि मेटरनिक कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक। याद रखिएगा, 8वां का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वियना सम्मेलन, क्वेश्चन में लिखे हैं वियना कांग्रेस, दोनों का अर्थ है कि वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1900, बताइए। ऑप्शन 1900 है नहीं है, गलत। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 1815 ईस्वी। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस मतलब कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन होने के बाद। याद रखिएगा 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया था, तब 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे मेटरनिक का। मेटरनिक कौन है? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, ठीक ना। और मेटरनिक ने ही कहा था, जब फ्रांस सीखता है, ध्यान रखिएगा, तो यूरोप में, बाकी सब यूरोप के बाकी देशों में क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। इस सब बात को बहुत बारीकी से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 11 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5। याद रखिएगा 5 कोड थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो याद रखिएगा 12 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, फ्रांस। फ्रांस, 12 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है संवैधानिक राजतंत्र, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेजनी को, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो इसका आंसर जो होगा यूराल पर्वत श्रृंखला। 15 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूराल पर्वत। क्वेश्चन नंबर 16, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपके सामने क्या हो सकता है? बताइए। तो आप याद रखिएगा मेजनी थे, बी नंबर 16 का बी। अगर इसके जगह पे यंग यूरोप की जगह पे अगर यंग इटली आ जाए तो तभी इसके संस्थापक कौन थे? बताइए जल्दी से। तो मेजनी साहब थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, आ गया क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? बताइए। यंग इटली या यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजनी। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 17 का बी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगर कोई पूछ देता है कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ था, तो क्या बताइएगा? 1831 ईस्वी में। कब हुआ था? 1831 ईस्वी में, याद रखिएगा यंग इटली का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 18 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या? कार्बोनरी। ये कार्बोनरी क्या होता है बताइएगा मुझे कमेंट में। देखिए कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था, कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना
राष्ट्रवादियों ने किया था। ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना कौन किया था? राष्ट्रवादियों ने किया था। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो 1810 ईस्वी में। 19 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो सेनापति था। याद रखिएगा, सब कोई जानता है, सेनापति था। तो 20 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? बताइए जल्दी से। 21 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो 21 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मेजनी। याद रखिएगा, मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किए थे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को यूरोप का समस्या बना दिया? बताइए, इसका करेक्ट आंसर कौन हो सकता है? बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए। 22 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काउंट काबूर। याद रखिएगा, काउंट काबूर अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिए थे, ठीक ना। अच्छा, एक बार इसमें मैं बताना चाहूँगा, काउंट काबूर, ठीक है, को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? आप जानते हैं काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल। देखिए, ये विक्टर इमैनुअल जो लिखे हैं ना, इन्होंने ही काउंट काबूर को क्या किए थे? प्रधानमंत्री बनाए थे। ध्यान रखिएगा। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही लगा है बताइए। तो 22 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक ना, काउंट काबूर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? काबूर कौन था? तो अभी जस्ट बताए हैं, इटली का प्रधानमंत्री था। इसको प्रधानमंत्री कौन बनाए थे? आपको याद है, इनको प्रधानमंत्री कौन बनाए थे? तो विक्टर इमैनुअल ने बनाए थे, ठीक ना। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था बताइए जल्दी से। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। 25 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो आप देखिए, इटली के में आप क्या पढ़े हैं, क्या किसका किसका नाम पढ़े हैं, ये बात को जानिए। गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, काउंट काबूर के बारे में पढ़े हैं, मेजनी के बारे में पढ़े हैं। तो बताइए, बिस्मार्क के बारे में आप पढ़े हैं? नहीं ना पढ़े हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? 26 का क्या हो सकता है? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 का डी नंबर, बिस्मार्क, ठीक ना। अगर आपसे सवाल कोई पूछ देता है बिस्मार्क कौन था या क्या था, तो याद रखिएगा, बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से ही था। याद रखिएगा, बिस्मार्क का संबंध किससे है? कोई सवाल पूछ दे तो जर्मनी से है। और एक दार्शनिक थे जिनका नाम था हीगेल, उनके विचार से ये बहुत प्रभावित थे। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। हीगेल दार्शनिक थे जिनके विचार से बिस्मार्क बहुत क्या होते हैं? प्रभावित हुए थे। तो 26 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो 27 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, प्रासा। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रासा
की मदद से, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रासा की मदद से 1806 ईस्वी में जालवेरिन संस्था का क्या किया था, स्थापना किया था। जालवेरिन या जालवेराइन है थी ना, कि क्या किए थे, स्थापना किए थे। किसकी मदद से, तो प्रासा की मदद से। कब किए थे, तो 1806 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1806 ईस्वी में। कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। किसकी मदद से, तो प्रासा की मदद से। कब में, तो 1806 ईस्वी में। किसका स्थापना, तो जालवेरिन की स्थापना। ठीक है ना। देखिए कितना पॉइंट निकल गया 27 नंबर में। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, बताइए जल्दी से। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से कमेंट में कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही आपको लग रहा है। तो 28 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, फ्रांस प्रासा। याद रखिएगा फ्रांस प्रासा। ठीक है ना, 28 का बी नंबर। आपसे कोई अगर पूछता है बताइए मेटरनिक युग का अंत कब हुआ, तो क्या बताइएगा, बताइए जल्दी से। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ, तो बोलिएगा 1848 ईस्वी में। कोई आपसे पूछता है बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ, तो क्या बताइएगा, 1814 ईस्वी में। कब, 1814 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, बताइए, तो 1804 ईस्वी में। ठीक ना। कोई आपसे पूछता है कि गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई थी, तो 1862 ईस्वी में। कब बनाई थी, 1862 ईस्वी में। कौन बनाई थी, गैरिबाल्डी में। गैरिबाल्डी ने कहाँ पे, तो रोम पर आक्रमण करने की योजना। ठीक है ना। कोई अगर आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1862 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी, बताइए 1862 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी, तो काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और कोई पूछता है कि बताओ इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो कब बताइएगा, 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। ठीक ना। कोई अगर आपसे पूछ देता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में। याद रखिएगा सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। और किनके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रासा, जो आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है। ठीक ना। कोई अगर आपसे पूछ देता है कि गीजो का प्रधानमंत्री कब बने थे, मतलब गीजो जो प्रधानमंत्री बने थे वो कब बने थे, तो 1840 ईस्वी में बने थे। ठीक ना। याद रखिएगा गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर कौन बनाया था, तो लुई फिलिप ने। लुई फिलिप ने क्या किए थे, गीजो को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किए थे। याद रखिएगा गीजो प्रधानमंत्री बना था, किसके कारण बना था, तो लुई फिलिप के कारण बना था। ठीक ना। लुई फिलिप में कहाँ का राजा था, बताइए, तो लुई फिलिप फ्रांस का राजा था। बताइए मैंने कितना ऑब्जेक्टिव आपके सामने डाल दिया। ठीक ना। कोई अगर पूछेगा तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव मैंने लिखता है, इससे अच्छा कि इतना मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। इसको आप कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो 28 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था। मैंने कुछ देर पहले ही बताया इस प्रश्न को। बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था, तो हीगेल। 29 का ए नंबर। ठीक ना। और कोई पूछा था हीगेल कौन थे, तो दार्शनिक थे। याद रखिएगा आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, जवाब दीजिए इसका। 30 का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा देश था, बताइए जल्दी से। 30 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक ना, ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा 30 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो 31 का ए नंबर बिल्कुल सही है, सेडान का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, 1870 ईस्वी में। कब, 1870 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा मैंने सारा चीज़ पहले बता दिया है, 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32
आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? मैंने इससे पहले बताया, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइए जल्दी से। 1871 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब। 32 का बी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। 1871 ईस्वी में। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 33 का बी, राइन संघ का। और कोई पूछेगा कब किए थे, मतलब कब स्थापना हुआ था, तो 1806 ईस्वी में, याद रखिएगा 1806। क्वेश्चन नंबर 34 है, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो 34 का बी नंबर बिल्कुल सही है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है 34 का बी नंबर, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, जालवेरिन एक संस्था थी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो 35 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यापारियों का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36, बिस्मार्क क्या था? ये चीज मैंने बताया है, ठीक ना, इससे पहले कूटनीतिज्ञ था। 36 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए जल्दी से, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा 37 का बी नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में, है ना। संधि का मतलब क्या होता है? दोस्ती, याद रखिएगा। हीगल कौन था? ये चीज मैंने पहले ही बताया था। हीगल कौन था बताइए जल्दी से। दार्शनिक था। 38 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? सबको पता होगा, बिस्मार्क ने किए थे रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। 39 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल जो है सही जवाब है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। 40 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिस्मार्क। मतलब जर्मनी में अगर किसी के बारे में पहले चर्चा हो तो सबसे पहले बात आ जाएगा किसका? बिस्मार्क का, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब जर्मनी में जो छोटे छोटे प्रांत बढ़ चुके थे उस सबका एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? बताइए। तो अभी जस्ट मैंने बताया 42 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना, बिस्मार्क। कौन सा? बिस्मार्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? हर एक बच्चा को पता होगा, ये सबसे इजी प्रश्न है और यही पूछता है परीक्षा में बच्चों के को घुमाने के लिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। 43 का ए नंबर ऑप्शन, ऐसा ही पूछ सकता है, तुर्की को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। क्वेश्चन नंबर 44, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की हुई थी, याद रखिएगा। 44 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बताइए। 4 ऑप्शन आपका सामने दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा संधि हुई थी, किसके साथ हुई थी? तो रूस के साथ हुई थी, याद रखिएगा। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर ऑप्शन, यूनान को, याद रखिएगा, यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, बताइए,
हंगरी का भाषा क्या है? हंगरी का भाषा क्या है बताइए? मेग्यार, याद रखिएगा। 47 का सी। अगर कोई पूछ देगा कि हंगरी का राजधानी बताइए तो क्या बताइएगा? बुडापेस्ट, याद रखिएगा, बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? बताइए जल्दी से, कौन किए? ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान। कोई पूछ देगा ऐसे भी, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। तो 48 का आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? बताइए जल्दी से। तो 49 का बी नंबर ऑप्शन सही है, मारियान। 49 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मारियान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है, आंख पर पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू उठाए हुए महिला किस चीज़ का प्रतीक हमें बताती है? बताइए जल्दी से। आंख पर पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू उठाए हुए, आप देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे या गए होंगे, कचहरी गए हुए हैं तो वहाँ देखिएगा, वहाँ पे एक महिला के आंख में पट्टी बंधी हुई रहती है और हाथ में तराजू उठाई हुई रहती है, तो हमें किस चीज़ का संकेत बताती है? तो बताइए। 50 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, न्याय, ठीक ना, याद रखिएगा, न्याय। इस तरह सभी प्रश्न खत्म होते हैं, ठीक ना। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही बताया है, ठीक ना। जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि 50 में आपका कितना सही था, ठीक है ना। जैसा मैंने पिक्चर बनाया वैसे ही आप हंसते रहिए, जैसे बच्चा का यहाँ फोटो है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है ना रे, तो वैसे ही आप हंसते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को जरूर देखते रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि ये जितने प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अभी से ही मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। फिर से मैं आगे के वीडियो में कुछ बनाकर लेकर आऊँगा। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।